हेलो एंड वेलकम। और कैसे मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया एकदम गुड। पढ़ाई चल रही है, चल ही रही होगी। आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ ही रहे होंगे आप लोग। वेरी गुड। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ीशान सर फिजिक्स, और आप लोगों को मैं इसमें फिजिक्स पढ़ा रहा था। और क्लास 12 का पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं वो आपको पढ़ा रहा हूँ चैप्टर को। और इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट टॉपिक तक हम लोग पहुंच गए हैं और हम लोग गॉसेस थ्योरम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। गॉसेस थ्योरम में आप लोगों को मैंने पहला एप्लीकेशन बता दिया। गॉसेस थ्योरम में आप लोगों को मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में बता दिया, ठीक है। आइए हम लोग गॉसेस थ्योरम का दूसरा एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार्ट किया जाए ना। ओके, तो हम लोग दूसरे एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। एप्लीकेशन 2 गॉसेस थ्योरम का दूसरा एप्लीकेशन है कि हम इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगा सकते हैं ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। क्या बोला मैंने बोला कि गॉसेस थ्योरम के हेल्प से हम लोग कहीं पे भी जहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा, उस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के वजह से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गॉसेस थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड due to uniformly distributed charge, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। और इस दूसरे एप्लीकेशन में हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज spherical shell, ठीक है। क्या बोले हम, इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का मतलब समझते हैं ना, फुटबॉल, ठीक है ना। बाहर भी इसमें खाली है और अंदर में भी एयर भरा हुआ है, बाहर भी एयर है और अंदर भी एयर है। इस तरह की चीजों को हम क्या बोलते हैं, शेल। हम बलून फुलाते हैं, ठीक है, तो क्या है, वो बलून भी जो है वो क्या है, शेल बन जाता है। ओके, तो हमको पता लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। और हम जानते हैं कि अगर शेल है तो वहां पे 3 रीजन है। मान लेते हैं कि अगर ये स्फीयर है तो इस स्फीयर में 3 रीजन है। एक जिसको हम आउटसाइड द शेल बोलते हैं, आउटसाइड द शेल, ये सरफेस कहलाता है, सरफेस ऑफ द शेल। क्या कहलाता है ये, सरफेस ऑफ द शेल। और तीसरे को हम क्या बोलते हैं, इनसाइड द शेल, ठीक है। तो हम लोगों को तीनों पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे आउटसाइड द शेल, ठीक है। किधर पे, शेल के बाहर में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल आउटसाइड द शेल। ओके, आगे बढ़ा जाए, चलिए ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग और आउटसाइड द शेल देखते हैं। आइए देखते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई एक स्फेरिकल शेल है। क्या है ये, स्फेरिकल शेल, ठीक है। इस स्फेरिकल शेल का मान लेते हैं कि ये सेंटर है C, और इसका जो रेडियस है ये कितना है, कैपिटल R है। मान लेते हैं कि इस शेल के ऊपर प्लस Q अमाउंट ऑफ चार्ज
ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है ये? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हम लोगों ने इस शेल पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। मान लेते हैं हम कि आउटसाइड द शेल यहां पे कोई एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट P पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, मतलब क्या है वहां पे? मतलब ये है कि यहाँ पे अगर कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ला करके रख देते हैं तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा ये हमको बताना है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव मान लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा? रिपल्शन होगा, और रिपल्शन की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा इसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पे? E है। बट ये एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम के हेल्प से हम लोगों को बनाना है, और हमको पता है, एक बार आप लोगों को मैंने बताया था कि गॉसेस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज सरफेस। हाँ या ना? गॉसेस थ्योरम एप्लीकेबल तो है, बट ये गॉसेस थ्योरम सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट P क्या क्लोज सरफेस में है? पॉइंट P क्लोज सरफेस में नहीं है, नहीं है। अगर पॉइंट P क्लोज सरफेस पे नहीं है तो क्या यहाँ पे गॉसेस थ्योरम लगेगा? तो यहाँ पे गॉसेस थ्योरम नहीं लगेगा। तो अगर हमको लगाना होगा तो क्या करेंगे? सर अगर हमको गॉसेस थ्योरम लगाना होगा तो सबसे पहले तो पॉइंट P को क्लोज सरफेस में ले लेंगे, ठीक है। तो सर कैसे ले हम इसको क्लोज सरफेस में? देखिए मान लेते हैं कि ये एक स्फीयर है। इस स्फीयर को क्लोज करने के लिए हम एक दूसरा बड़ा स्फीयर ले सकते हैं ना? हाँ ना? ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो जस्ट इसी तरह से इस पॉइंट P के अराउंड हम लोग एक स्फेरिकल सरफेस बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? पॉइंट P से हम लोग एक स्फेरिकल सरफेस बनाते हैं। अब क्या हुआ? अब ये क्लोज सरफेस में आ गया। मान लेते हैं पॉइंट P की दूरी C से जो है ये कितनी है? कैपिटल R, ठीक है। तो अगर हम पूछे, सॉरी स्मॉल r है, अगर हम पूछे कि स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R से यहाँ क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? सर स्मॉल r तो यहाँ पे कैपिटल R से बड़ा है। और आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर सरफेस क्लोज ना हो और हम इस सरफेस को क्लोज करें तो इस तरह का सरफेस क्या कहलाता है? इस तरह के सरफेस को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। अगर सरफेस क्लोज ना हो तो हम उस सरफेस को क्लोज करने के लिए एक सरफेस बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। जिस सरफेस का नाम हम क्या देते हैं? क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। समझ में आया ना बात? तो पॉइंट P को हम लोगों ने क्या किया है? गॉसियन सरफेस से कवर अप कर दिया है। अब तो ये क्लोज सरफेस बन गया। एक स्फीयर था, उसके ऊपर एक और स्फीयर लाके लगा दिया, तो क्या हो गया? अब ये क्लोज सरफेस में आ गया। और क्लोज सरफेस में अगर आ गया है मतलब यहाँ पे हम लोग गॉसेस थ्योरम लगाने के लिए एप्लीकेबल है। और गॉसेस थ्योरम किसके बारे में बात करता है? कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करता है। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि किसी एरिया से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, E डॉट ds। हाँ या ना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताया है? गॉसेस थ्योरम हम लोगों को क्या बताया है कि E डॉट ds दिस इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो ये फ्लक्स के बारे में बात करता है, तो हम लोग यहाँ पे फ्लक्स को ही देखेंगे। मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E तो है, लेकिन ds एरिया हम लोग अभी नहीं लिए हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक बहुत छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं, ds। ये एक बहुत ही छोटा सा एरिया हम लोगों ने लिया और इसको कितना बोल दिया? ds, ठीक है। क्या हम लोग इस छोटे से एरिया से अगर फ्लक्स निकाल ले तो क्या इस पूरे क्लोज सर्फेस से फ्लक्स निकाल सकेंगे? हाँ सर, जरूर निकाल सकेंगे। अगर हम लोग इस छोटे से एरिया से फ्लक्स निकाल लेते हैं तो हमको अगर टोटल सरफेस से निकालना होगा फ्लक्स
तो हम क्या करेंगे उसको? सिंपल हम उस चीज को इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे हम उस चीज को सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा सर्कस लिया है गॉसियन सर्कस पे, कितना? ds। ठीक है। अच्छा, इस एरिया को अगर हमको वेक्टर एरिया बनाना होगा तो क्या करना होगा? सर आप वेक्टर एरिया कुछ बताए थे बट याद नहीं है अभी हमको। मुझे पता है आप लोग को याद नहीं होगा, तो याद रखेंगे। अगर आपको कोई एरिया दिया गया है, मान लेते हैं कि ये एरिया है, इस एरिया को अगर आपको बनाना है सरफेस वेक्टर एरिया, तो आपको इसके परपेंडिकुलर में एक डायरेक्शन देना पड़ेगा, हाँ या ना? मैंने आपको बोला था वेक्टर एरिया एक ऐसा एरिया है जिसका मैग्नीट्यूड तो दिए हुए एरिया के बराबर होता है, बट उसका डायरेक्शन दिए हुए एरिया के बराबर, उसका डायरेक्शन दिए हुए एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो बताइए इस तरह का सरफेस है, अगर ये इस तरह का कर्व सरफेस है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे बनाएंगे ना हम लोग कुछ, हाँ या ना? तो हम लोग इस वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर बना देते हैं यहाँ पे और डायरेक्शन दे देते हैं इसको। ये यूनिट वेक्टर है एन कैप। ये क्या हो गया? वेक्टर एरिया हो गया। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और एन कैप ने डायरेक्शन भी दे दिया है। हमको पता है किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर अगर हम डायरेक्शन दे देंगे तो ये एरिया क्या बन जाएगा? वेक्टर एरिया। तो हम देख रहे हैं कि वेक्टर एरिया का डायरेक्शन इधर है, तो हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया इन दोनों का डायरेक्शन क्या है? इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं ना? तो आप लोग इस चीज को पहले कॉपी करेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखेंगे इससे आगे हम लोग लेट अस कंसीडर a sphere, consider a sphere of radius capital R, having plus q amount of charge uniformly distributed over the spherical shell, over the surface of a spherical shell। ठीक है। C क्या है? C is the center of the shell, full stop। P is any point at distance, small r from C. P is any point at distance small r from C where we want to determine, क्या पता लगाना है हम लोगों को? Where we want to determine electric field, कोई दिक्कत यहाँ तक में? मेरे ख्याल से यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। E क्या है? E है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है। दूसरा ds, स्मॉल एरिया सराउंडिंग पॉइंट P। ds क्या है? एक बहुत छोटा सा एरिया जिसने किसको सराउंड किया है? पॉइंट P को। तो ds क्या है? ये स्मॉल एरिया सराउंडिंग
पॉइंट, सराउंडिंग पॉइंट P, ठीक है। n कैप है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू एरिया ds, परपेंडिकुलर टू एरिया ds। कोई दिक्कत यहाँ तक में किसी को? अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि बताइए इस ds एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया ds, थ्रू एरिया ds, ठीक है। देखिए फ्लक्स को हम जानते हैं कि E डॉट ds से लिखते हैं, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? E डॉट ds, दिस इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? E ds cos थीटा भी लिख सकते हैं ना? क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? E ds cos थीटा। अच्छा एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के बीच में यहाँ पे एंगल आप लोगों को कितना लग रहा है? यहाँ पे एंगल कितना है? 0 डिग्री। दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, तो यहाँ पे हेयर थीटा कितना है? हेयर थीटा जो है ये कितना है? 0 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि सर E डॉट ds जो है ये कितना हो गया? E ds इनटू cos 0। अच्छा एक बात पता है आप लोगों को, cos 0 का वैल्यू कितना होता है? cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया ds, अब ये कितना हो जाएगा? E इनटू ds। क्या हम लोगों ने इस छोटे से एरिया में फ्लक्स निकाल लिया? अब हमको अगर पूरे सरफेस से निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? पूरे सरफेस से निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो नाउ इंटीग्रेटिंग, ठीक है। तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। हमने बोला है कि ये क्लोज सरफेस है, मतलब यहाँ पे क्या यूज करेंगे? साइक्लिक इंटीग्रल, हाँ या ना? तो साइक्लिक इंटीग्रल E डॉट ds, दिस इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल E इनटू ds। क्या हो जाएगा? साइक्लिक इंटीग्रल E डॉट ds, दिस इज इक्वल टू, E को बाहर निकाल देते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल ds। अच्छा एक बात बताइए, इस ds को हम अगर बड़ा करेंगे तो हमको क्या देगा? पूरा का पूरा स्क्वायर दे देगा ना। ये जो छोटा सा सरफेस एरिया लिया है जिस स्क्वायर का, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, बड़ा करेंगे, तो हमको क्या देगा? पूरा का पूरा स्क्वायर देगा। मतलब इस ds को इंटीग्रेट करने पे हमको क्या मिलेगा? इस स्क्वायर का सरफेस एरिया मिलेगा। कौन वाले का? बड़ा वाले स्क्वायर का सरफेस एरिया मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? मैंने बोला कि ये ds, ये बड़े वाले स्क्वायर का एक बहुत छोटा सा पार्ट लिए हम लोग, और जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या होगा? ये सरफेस एरिया है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको इस बड़े वाले स्क्वायर का पूरा क्या दे देगा? सरफेस एरिया दे देगा। तो हम लोग इस चीज को देखेंगे अभी कि इन E डॉट ds, दिस इज इक्वल टू E इनटू, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसका रेडियस कितना? स्मॉल r है ना, तो हम लोगों ने क्या लिखा? 4 पाई r स्क्वायर। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं हम लोग जानते हैं फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या बोलता है? बता सकते हैं कोई? गॉस थ्योरम बोलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ क्लोज सरफेस, ये क्या होता है? ये होता है सर q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज E डॉट ds, दिस इक्वल टू q इनसाइड। इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? सर क्लोज सरफेस के अंदर तो चार्ज q है। कितना चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर? q। तो क्या हो जाएगा? ये q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको बोल देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? नहीं ना। आगे हम क्या करेंगे ये आप लोग समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, कंपेयर कर देते हैं 1 एंड 2 को। कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को इक्वेट कर देते हैं, कंपेयर इक्वेट कर देते हैं। इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2 इक्वेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? E इनटू 4 पाई r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, वही होगा ना। E इनटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q इनटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने इधर वाली चीजों को कॉपी कर ही लिया होगा, तो मैं इधर वाले को क्या करता हूं? मिटा देता हूं, रफ कर देता हूं, ठीक है।
चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए वहां के आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर उधर भेज देंगे, देयरफॉर हम लोगों को मिलेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। तो ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल आउटसाइड द शेल। कोई दिक्कत है किसी को यहां तक में? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साइड वाले को रब कर देते हैं। किसी को भी कोई डाउट हो तो आप लोग प्लीज पूछ लेंगे मेरे से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पहला वाला हम लोगों ने बना लिया, अब हम लोग दूसरे वाले की तरफ आते हैं और दूसरा है ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल आउटसाइड द शेल कितना आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। जैसे जैसे ये स्मॉल r का वैल्यू बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब हम लोग दूसरे वाले पे आते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, मतलब इस स्फेरिकल शेल के सरफेस पे, यही सरफेस है इसका, मतलब ये पॉइंट P अब कहां जाएगा, यहां पे कहीं पे आ जाएगा। सरफेस ऑफ द शेल का मतलब क्या हुआ, ये जो पहले हम लोगों ने पॉइंट P लिया था, अब ये पॉइंट P सरफेस पे ही कहीं पे आ जाएगा। अगर पॉइंट P सरफेस पे कहीं पे आ जाएगा मतलब स्मॉल r का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा क्या? तो ऑन सरफेस ऑफ द शेल ये स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर। तो आपको अगर बोला जाए कि बताइए बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना। इसके बाद हम लोग तीसरा देखेंगे, आप लोग पहले यहां तक इसको कॉपी कर लें। हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी में हम लोग अब तीसरा स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इनसाइड द शेल। ठीक है, इनसाइड द शेल। चलिए देखते हैं क्या होता है इनसाइड द शेल। आइए ना, आइए देखते हैं कि हम मानते हैं कि ये है हमारा शेल। ठीक है, ये है हमारा शेल। इस शेल के ऊपर प्लस Q अमाउंट ऑफ चार्ज हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, इस शेल का रेडियस हम लोग कितना लिए थे, इस शेल का रेडियस हम लोगों ने लिया था कैपिटल R, इसको सेंटर बोले थे। और मैंने बोला था कि यहाँ पे हम लोगों ने प्लस Q अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं आता। हम लोग को बोला है कि अंदर में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, कहाँ पे बताइए, अंदर में कहीं पे बताइए। मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे हम ले लेते हैं कि हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, पॉइंट P। ठीक है, आइए इस पॉइंट P को हम लोग कर देते हैं कवर अप, गॉसियन सर्कल बना देते हैं इस पॉइंट P के चारों तरफ। ठीक है, इस पॉइंट P के चारों तरफ हम लोगों ने क्या किया, गॉसियन सर्कल बना दिया है। यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे कितना है, E है। ठीक है, हम लोगों ने एक बहुत छोटा सा एरिया लिया है यहाँ पर ds। कितना एरिया लिया है, ds। और इसको वेक्टर एरिया बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको अगर वेक्टर एरिया बनाना होगा तो हम इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर लगा देंगे। हम क्या, ये जो हम छोटा सा एरिया लिए हैं, ये वाला जो हम लोगों को एरिया दिख रहा है, अगर हमको इसको वेक्टर एरिया बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, एक n कैप लगा देंगे। ठीक है, ये क्या है, ये n कैप, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि फ्लक्स थ्रू एरिया ds, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया ds, तब क्या बोलेंगे, सर ये तो अभी आप बताए हैं E डॉट ds होता है, तो हम इसको E ds इंटू cos थीटा लिख देंगे।
ई और ds दोनों का डायरेक्शन तो सेम नजर आ रहा है, फिर से सेम नजर आ रहा है, तो हम इसको क्या बोल देंगे ई डॉट ds इनटू cos 0, और cos 0 का वैल्यू कितना, cos 0 का वैल्यू 1। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया ds कितना हो गया, ये e इनटू ds हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगर हम आपको बोल दें कि बताइए बाबू ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इंटायर क्लोज सरफेस, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे सर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए आप इसको इंटीग्रेट कीजिए। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, ये क्लोज पाथ है तो साइक्लिक इंटीग्रल होगा E डॉट ds दिस इज इक्वल टू E इनटू ds। सेम उसी तरह से फ्लक्स E डॉट ds दिस इज इक्वल टू E को बाहर निकाल देंगे और ds को इंटीग्रेट करेंगे। ये मैंने बोला कि ये पॉइंट P की दूरी कितनी बताया था आप लोगों को, स्मॉल r बताया था ना। पॉइंट P की दूरी कितनी है, स्मॉल r है, मतलब स्मॉल r जो है ये लेस देन कैपिटल R है। अच्छा ये अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये ds को इंटीग्रेट करेंगे तो ये छोटा वाला स्क्वायर मिलेगा, तो उसका सरफेस एरिया ले लेंगे हम लोग। तो E डॉट ds दिस इज इक्वल टू E इनटू छोटा वाला का सरफेस स्क्वायर, सरफेस एरिया छोटा वाला स्क्वायर का, क्योंकि इसी से हम लोग इसको क्लोज किए हैं, है ना। पॉइंट P को हम लोग इस गॉसियन सर्कल से क्या किए हैं, क्लोज किए हैं। तो जब हम इस ds को इंटीग्रेट भी करेंगे तो ये क्या होगा, ये हमको ये मिलेगा, अंदर वाला मिलेगा सरफेस एरिया, ठीक है। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। हम जानते हैं फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस ने हम लोगों को बताया है, क्या बताया गॉस थ्योरम से, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ क्लोज सरफेस ये कितना होता है, ये होता है q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि बताइए बाबू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ क्लोज सरफेस q इनसाइड, इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ये जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। तो हम क्या बोलेंगे सर 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब फ्लक्स कितना हो गया यहाँ पे फ्लक्स हो गया 0। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे भी फ्लक्स है और यहाँ पे भी फ्लक्स है, हम लोग क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे, तो इक्वेटिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो E into 4 pi r square is equal to 0, मतलब E is equal to 0। तो हम लोग पहले ही बोल सकते थे डायरेक्टली कि सर इसके अंदर क्लोज सरफेस के अंदर तो कोई भी चार्ज नहीं है, और अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो गॉसेस थ्योरम के हिसाब से फ्लक्स 0 तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बोल सकते थे ना। तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर दिए इसको कि हाँ यहाँ पे अंदर में कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पे अंदर में कोई चार्ज नहीं रहने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा 0। अरे चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, नहीं, ये जो भी चार्ज है वो कहाँ है, वो बाहर में है। इस क्लोज सरफेस के अंदर पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है किसी स्फेरिकल सरफेस के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सरफेस पे E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q divided by जो भी इस सरफेस इस स्फेरिकल शेल का रेडियस है वो, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वो स्मॉल r बढ़ता जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो याद रखना है कि अंदर में 0 सरफेस पे मैक्सिमम और दूर जाने पे डिक्रीज करेगा। अगर हम आपको बोल दे गलती से कि इसका ग्राफ बनाइए, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड r, तो क्या आप लोग बना सकेंगे, आप लोग ट्राई करेंगे इसका ग्राफ बनाने के लिए। पहले इसको कॉपी करेंगे आप लोग और फिर क्या करेंगे उस चीज को आप लोग ट्राई करेंगे बनाने का, ठीक है। हम लोग करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्राफ
between इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल आर। ठीक है, देखिए ये सेंटर है, ठीक है, और इसको हम लोग चलिए देखते हैं, ये एक्स एक्सिस से मान लेते हैं और ये वाई एक्सिस से। ठीक है, देखिए इधर सीखते हैं पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड द शेल 0, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इनसाइड हो गया, ये सरफेस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाय कैपिटल R स्क्वायर, एंड आउटसाइड में ये कितना हो गया, आउटसाइड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाय स्मॉल r का स्क्वायर। तो इसको हम लोग स्मॉल r बोलते हैं। आइए देखिए, यहां तक तो सरफेस है, यहां तक तो सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो यहां पे हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। जैसे सरफेस पे पहुंचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाय r स्क्वायर, ये क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो जैसे सरफेस पे पहुंचे इसका वैल्यू मैक्सिमम हो गया, और जैसे अब इधर या इधर दूर जाते जाएंगे तो क्या होगा, स्मॉल r का वैल्यू बढ़ता जाएगा, और स्मॉल r का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि स्मॉल r क्या है, डिवीजन में है। तो यहाँ के बाद ये डिक्रीज होता जाएगा, यहाँ के बाद ये डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ से हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर का ग्राफ है। ये सबसे टॉप पे जो है ये E का मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाय कैपिटल R स्क्वायर, और अंदर में यहाँ पे स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा किसी को मेरे ख्याल से, अगर दिक्कत है तो आप प्लीज मुझे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, अंदर में 0 है तो 0, यहाँ पे सरफेस पे मैक्सिमम है तो सरफेस पे मैक्सिमम लिए वैल्यू हम लोग, और हमको पता है जैसे शेल से दूर जाते जाएंगे स्मॉल r का वैल्यू बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज का क्लास हम लोग यहाँ पे करते हैं वाइंड अप। 2 टॉपिक आ रहे हैं आप लोगों के लिए, एक है लॉन्ग चार्ज सिलेंडर और दूसरा है लार्ज चार्ज शीट। ठीक है, तो इसको हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद हम लोग बिल्कुल कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को मैंने ऐप आप लोगों के लिए बनवा दिया है, आप लोग देख रहे हैं, और ऐप पे अब हम लोग चीजें अपलोड करेंगे, ऐप पे आपका टेस्ट होगा। ठीक है, आप लोग बहुत सारे लोगों ने इंस्टॉल तो कर लिया है, कुछ लोग बचे हैं जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया है, तो आप सभी लोग खान एकेडमी के ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर में भी जाएंगे और खान एकेडमी रांची लिखेंगे तो वहां पे मिलेगा आपको। तो आप लोग प्लीज अपडेटेड रहे, जो भी पढ़ाई हो रही है उसको पढ़ते रहे, इसके नोट्स बनाते रहे, और हमारे तरफ से कुछ भी कमी नहीं होगी। हम चाहते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा हो, आप लोग को उस ऐप में बहुत सारा फायदा होगा। उस ऐप से आपको वीडियोस मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेगा, असाइनमेंट्स मिलेगा, टेस्ट होगा। ठीक है, हर एक चीजें आपको मिलेंगी, और आप लोग को भी अप टू डेट रहना है इसके लिए। ठीक है, ओके देन, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।